फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक परिवार कार में यात्रा कर रहा होता है, जिसमें जिन और यूसुफ दोनों भाई हैं, और वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। जिन जब उस घर को देखता है, तो उसे लगता है कि उसने उस घर को पहले भी देखा है। ये ख्याल उसके दिमाग में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। दोनों भाइयों में यूसुफ एक टॉप परफॉर्मर होता है। वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है और स्पोर्ट्स में भी बेहतरीन होता है, जिस वजह से वो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर होता है। वहीं दूसरी ओर जिन एक एवरेज स्टूडेंट होता है और उसे अक्सर पैनिक अटैक आते रहते थे, इस कारण उसे दवाइयां लेनी पड़ती थी। यूसुफ का एक साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया था। इस वजह से अब वो लंगड़ा कर चलता है। दोनों भाइयों को एक ही कमरा शेयर करना पड़ता है, क्योंकि मकान मालिक ने अभी तक वो कमरा तैयार नहीं किया है जिसमें यूसुफ रहने वाला था। रात को पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है। तभी जिन को उस बंद कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी और को भी ऐसी आवाज सुनाई नहीं देती। जब सब लोग सोने चले जाते हैं, तो जिन को फिर से उसी कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो हिम्मत करके उस कमरे की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, पीछे से यूसुफ उसे रोक लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। दोनों भाई बारिश में पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं ताकि वो इस मौसम का मजा ले सके। तभी यूसुफ के पास उसके पापा का फोन आता है और वो उसे वापस बुला लेता है। यूसुफ जिनको वहीं छोड़कर वापस जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। यूसुफ अपनी डिफेंस करते हुए उन बदमाशों से लड़ाई करता है। तभी जिम की नजर उस झगड़े पर पड़ती है और वो अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस दौरान वो बदमाश यूसुफ को किडनैप कर लेते हैं। जिन भागते हुए आता है और सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। जिन एक बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें किसी का इंटरोगेशन हो रहा होता है। तभी जिन की आंखें खुल जाती हैं और वो पाता है उसकी मम्मी पापा उसके पास बैठे होते हैं। डिटेक्टिव्स जिन से पूछताछ करते हैं उसे घटना के बारे में, और जिन उन्हें उस गाड़ी का नंबर बताता है, लेकिन डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसा कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन किडनैपर की तरफ से कोई कॉल नहीं आता। अचानक 19 दिन बाद यूसुफ सही सलामत घर वापस आ जाता है। पूछने पर यूसुफ बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर एक रात यूसुफ अपने बिस्तर से गायब रहता है। दूसरे दिन जिन अपनी दवाई लेना भूल जाता है। फिर दोनों भाई मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब जिन यूसुफ से पूछता है कि वो कल रात कहाँ गया था। यूसुफ इस बात से इनकार कर देता है और बोलता है ये तुम्हारा भ्रम होगा। फिर यूसुफ वहां से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है, तब जिन नोटिस करता है यूसुफ लेफ्ट नहीं बल्कि राइट पैर से लंगड़ा रहा है। उस रात जिन पढ़ाई करते करते सो जाता है और यूसुफ फिर से कहीं जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो चेक करता है कि जिन सच में सो रहा है या नहीं। इसके लिए वो पेंसिल की लीड को धीरे धीरे बाहर निकालता है, जब तक कि लीड नीचे गिर ना जाए। जब उसे यकीन हो जाता है कि जिन सो रहा है, तब वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जिन अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि वो सोने का नाटक कर रहा था। जिन यूसुफ का पीछा करने लगता है और देखता है कि यूसुफ एक टैक्सी में बैठकर उन लोगों से मिलने जाता है जो खुद को डिटेक्टिव बताकर पूछताछ करने आए थे। लेकिन जिन पकड़ा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से यूसुफ उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर जब जिन की आंखें खुलती है, तो वो खुद को अपनी स्टडी टेबल पर पाता है और यूसुफ अपने बेड पर सो रहा होता है। घबराकर जिन खुद को बाथरूम में लॉक कर लेता है। ये देखकर यूसुफ उससे पूछता है, तुमने अपने आप को क्यों लॉक कर लिया है? जिन उसे पिछली रात की सारी बात बताता है। यूसुफ कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, लेकिन जिन जोर देकर बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ देर बाद जिन एक पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन यूसुफ उस पर काबू पा लेता है और उसे रोक देता है। यूसुफ बोलता है, जो तुम कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो जिन से पूछता है, क्या कल रात तुमने अपनी दवाई ली थी? जिन को याद आता है कि उसने दवाई नहीं ली थी और वो शांत हो जाता है। यूसुफ उसे दवाई देकर वहां से चला जाता है। जिन अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी उसे पेंसिल की वो लीड मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यूसुफ उसे झूठ बोल रहा था।
जिन यह सारी बात अपनी माँ को बताता है और कहता है जब तक हम और सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते, हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। लेकिन रात को जिन देखता है कि उसकी माँ यूसुफ को सारी बात बता रही होती है। जिन अपनी माँ की बातों से समझ जाता है कि वो उसके नकली माँ-बाप हैं। तभी उसकी माँ को एहसास होता है कि शायद जिन दरवाजे पर खड़ा है। वो चेक करने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अपनी तसल्ली के लिए वो जिन के कमरे में भी जाकर देखती है और पाती है कि जिन अपने बिस्तर पर सो रहा है। जैसे ही वो औरत कमरे से बाहर जाती है, जिन खिड़की से कूदकर भाग जाता है। घर के बाहर वो अपने नकली पिता से टकरा जाता है और उसकी नकली माँ भी बाहर आ जाती है। जिन का नकली पिता उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन जिन उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो लोग जिन को पकड़ने के लिए गुंडे भेज देते हैं। जिन जैसे-तैसे खुद को बचाते हुए पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जिन पुलिस को सारी घटना बताता है। पुलिस अपने डेटाबेस में जांच करती है और बताती है कि उसका जन्म 1977 में हुआ था और वो अभी 41 साल का है। ये सुनकर जिन जोर देकर कहता है कि उसकी उम्र 21 साल है। इस पर पुलिस वाला उससे पूछता है, ये कौन सा साल चल रहा है? जिन जवाब देता है, अभी 1997 चल रहा है। तब पुलिस वाला उसे चौंकाते हुए बताता है कि 1997 नहीं 2017 है। जिन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। पास में दीवार पर लगे शीशे में जब वो अपना चेहरा देखता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि वो 21 साल का नहीं, बल्कि 41 साल का है। सच का पता लगाने के लिए वो वापस अपनी नकली माँ-बाप के घर में जाता है। घर पहुंचकर वो उस कमरे में जाता है, जहां से उसे हमेशा अजीब आवाजें आया करती थी। जब जिन उस कमरे में दाखिल होता है, तो वो कमरा किसी क्राइम सीन जैसा दिखाई देता है। हर तरफ खून के निशान और अजीब चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। तभी उसके नकली माँ-बाप और उसका भाई उस कमरे में आ जाते हैं। उसका नकली भाई उसे बताता है, जिस कमरे में हम खड़े हैं, वहां 20 साल पहले एक औरत और उसकी बेटी की हत्या हुई थी। पुलिस ने कई सालों तक उस हत्यारे को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई और मामला ठंडा पड़ गया। विक्टिम के रिश्तेदारों ने हत्यारे को पकड़ने के लिए एक नकली यूसुफ को हायर किया, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके और हत्यारे को पुलिस तक पहुंचा सके। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ समय तक जांच पड़ताल करने के बाद नकली यूसुफ और टीम को पता चलता है कि जिन ही वो कातिल है। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे सच उगलवाने के लिए बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन जिन इस बात से इनकार करता रहता है। फिर एक साइकियाट्रिस्ट स्पार्क, जो जिन का नकली पिता होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि इतने टॉर्चर के बाद जिन अपनी याददाश्त खो चुका है। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकियाट्रिस्ट स्पार्क से कहती है, अगर वो सच नहीं बोल रहा, तो हमें उसे हिप्नोटाइज करके 1977 में वापस ले जाना होगा। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर जिन उन घटनाओं को फिर से देखेगा, तो उसकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। कहानी यहीं से फिर प्रेजेंट टाइम में लौटती है। हम देखते हैं कि यूसुफ जिन को कहीं लेकर जा रहा होता है, लेकिन मौका पाकर जिन गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश करता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन तभी यूसुफ की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसी दौरान जिन का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बाद जिन की 1977 की याददाश्त अचानक वापस आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन अपनी असली परिवार के साथ कार में यात्रा कर रहा होता है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिनमें जिन की माँ बाप की मौत हो जाती है और यूसुफ कोमा में चला जाता है। यूसुफ को ठीक करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, लेकिन 1977 में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जिन के पास कोई नौकरी नहीं होती। वो ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा होता है, तभी उसे एक अजनबी से मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर जिन उसकी पत्नी को मार देता है, तो वह उसे मुंह मांगी कीमत देगा, लेकिन उसे उसके बच्चे को छोड़ना होगा। जिन उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन बदल जाता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी माँ बेटी जिन को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डर के मारे जिन माँ बेटी को मार देता है। तभी पीछे से एक छोटा बच्चा आता है। जिन उस बच्चे को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। जब जिन वहां से बाहर जा रहा होता है, तो उसकी नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है।
तो उसे मालूम चलता है कि वही डॉक्टर है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। जिन फिर उस अजनबी से मिलता है और पूछता है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। डॉक्टर उसे बताता है कि आर्थिक संकट के कारण वो बैंकरप्ट हो गया था और उसने अपनी पत्नी के नाम इंश्योरेंस करवा रखा था। वो अपनी पत्नी का मर्डर करवाना चाहता था ताकि उसकी इंश्योरेंस मनी से वो अपने बच्चे को बेघर होने से बचा सके। लेकिन जब जिन ने उसकी बेटी को मार दिया तो डॉक्टर उससे बोलता है कि अब उसका भाई यूसुफ भी नहीं बचेगा। इस बात को लेकर दोनों में जोरदार लड़ाई हो जाती है और आखिरकार जिन डॉक्टर को छत से गिरा देता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां 41 साल का जिन अस्पताल में लेटा होता है। वहां पर उसे एक आदमी मिलने आता है जो और कोई नहीं वही बच्चा होता है जिसे जिन ने छोड़ा था। वो बच्चा जिन को जहर देने आया होता है। तभी जिन बोलता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फिर वो लड़का उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। वो लड़का जिन को बताता है कि उस दिन के बाद उसके रिश्तेदारों ने सारे पैसे हड़प लिए और उसे अनाथालय भेज दिया। वो जिन को बताता है कि उसकी ऐसी हालत उसी के कारण हुई है। लड़का फिर पूछता है कि क्या यह सारा प्लान उसके पिता ने बनाया था। इस पर जिन झूठ बोलता है और कहता है कि यह सारा प्लान उसी का था, लेकिन लड़का उसका विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। जिन गिल्ट में आकर अपने आप को जहरीली सुई चुभो देता है और वहीं मर जाता है और वो लड़का अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।